वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बात होगी आपके सेहत के हवाले से बहुत मौत और मसाइल पे। और फ्राइडे के दिन ख़ास तौर पे हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो जनाब हमारे स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे आपके जो सवालात हैं, जो मसाइल हैं उस पर। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई नफसियाती मसला है, याद रखिए जो कि हर किसी के साथ हो सकता है, ये बार बार ये बात दोहराता हूँ कि कतई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान के साथ कोई ना कोई नफसियाती मसला हो सकता है, उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, बच्चे में भी हो सकता है, बड़े में भी और बड़ी उम्र के शख्स में भी। और इसका बिल्कुल उसी तरह इलाज किया जाता है जैसे दीगर बीमारियों के लिए डॉक्टर से रुजू किया जाता है, नफ्सियात से जुड़े मसाइल के लिए भी डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। इस सेगमेंट का, इस प्रोग्राम के करने का मकसद भी यही है कि ये बात आपको समझाई जाए कि नफ्सियात की बीमारी में मुब्तला होना ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी भी बीमारी में मुब्तला होना। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोई आपको, एक तो हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि अगर मैं नफ्सियात के डॉक्टर से अगर रुजू करता हूँ तो लोग समझते हैं कि शायद ये पागलपन का शिकार है। ऐसा कतई नहीं है। तो जनाब हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर शफीक यासीन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, एक माहिर नफ्सियात हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो पूरी सोसाइटी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, उसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स ज़ेर बहस आते हैं जिसके ऊपर अमूमन टीवी प्रोग्राम्स में बात करने का मौका नहीं मिल पाता। तो बिला ताख़ीर डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सोसाइटी में जो कुछ नज़र आता है ना, वो तो रिफ्लेक्शन ही वो है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है या हमारे घरों में जो हो रहा है। और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होते चले जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर है। अभी कुछ देर पहले बच्चा मेरे साथ था, मैं उससे बात कर रहा था कि हम शायद अपने शेल से बाहर नहीं निकल पा रहे, हमें नहीं पता कि दुनिया किस तरह रहती है। जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लोग किस तरह रहते हैं, उनके पीछे कौन सी फोर्स है, किस तरह काम करती है, उनकी नफ्सियात किस तरह काम करती है, वो अपने इलाके मुल्क के लिए क्या सोच रखते हैं, वो ओनरशिप कैसे डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आई। हम इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ हमारी अपनी नफ्सियात के साथ है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे पैसिमिज़म नज़र आता है, बहुत ज़्यादा मुझे लोगों को मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा अब जो है ना वो नाउमीद होते चले जा रहे हैं। मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, ये कैसे ख़त्म किया जाए और ये कैसे सिलसिला शुरू होगा, ये ज़रा बताइएगा। नहीं, पहला स्टेप तो अवेयरनेस है जिस पे हम काम कर रहे हैं और आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और आपके सवाल से मेरे को कल की एग्जांपल ही याद आ जी गई जी। एक पेशेंट की। एंड उसकी स्टोरी ये है कि वो 2-3 साल से बीमार है, डिप्रेशन का मरीज़ है, यंग लड़का है, 21-22 साल का। तो व्हेन ही स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन ही वाज 19 साल का था। अब पेरेंट्स आर मूविंग टू अमेरिका, उनका बाहर जाने का हो रहा है। और वहाँ अभी एक उनको ये स्टिग्मा बहुत वो हो रहा है कि पेशेंट जो है वो जब अगर वहाँ जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, दो ही इज़ नाउ वेल ऑन मेडिकेशन। और उनके कहने पे और पेशेंट के कहने पे मैंने 3-4 दफ़ा ट्राई किया कि मेडिकेशन डोज को कम करूं ग्रेजुअली और बंद कर दूं ताकि जाने से पहले ही इज़ रेडी टू गो विदाउट मेडिकेशन। लेकिन वो अटैम्प्ट्स कामयाब नहीं हुई। जब भी हमने डोज को ड्रॉप किया और मिनिमल डोज पे लेके गए, डिप्रेशन वापस आने लगा। और फिर अनफॉर्चुनेटली दवाई बढ़ानी पड़ी इसलिए कि वो उसके नहीं डील कर पा रहा था लाइफ को। वन ऑफ द रीज़न वाज अनएम्प्लॉयमेंट या फिर आगे फ्यूचर उसको नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पे। तो मैंने पिछले 3 दिनों में 2-3 दफ़ा फैमिली से बात की। मैं क्या, देखें इट्स नॉट अ बिग डील। अगर वो जाता है अमेरिका, और अमेरिका में इतना स्टिग्मा नहीं है, वहाँ पे अवेयरनेस है, लोग उसको इतना नेगेटिव अंदाज में नहीं देखते डिप्रेशन को जैसे यहाँ देखा जाता है। तो आप 6 महीने की, साल की दवाई ले जाएं और ग्रेजुअली जो है ना कंसल्टेशन के साथ साथ वहाँ पे दवाइयाँ कम की जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जाने से पहले ही ये करें। अभी जाने में उनको दिसंबर के फर्स्ट वीक में ट्रैवल करना है एंड टाइम इज़ शॉर्ट। लेकिन दे आर एडमेंट, वो कह रहे हैं नहीं चीज़ कुछ भी हो जाए हमें दवाइयाँ बंद करनी है एंड वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क कि वहाँ जाके पेशेंट बिग, मतलब अगर
जाएंगे तो फैमिली को क्या बताएंगे, वहाँ पे हमारी दूसरी फैमिली मेम्बर्स हैं, दे विल से कि नफसियाती मरीज़ हैं वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली। तो बात वही है ना कि सोसाइटी में फ़र्क है। अमेरिकन सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी में कई दफ़ा इफ़ नॉट प्राउड लेकिन खुल के बताया जाता है। कई तो कहते हैं कि हम इस साइकाट्रिस्ट को दिखा रहे हैं, हम इस साइकाट्रिस्ट को दिखा रहे हैं, दे एक्सेप्ट कि नफ्सियात के प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, हर दूसरा इंसान नफ्सियात के कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम और परेशानियों का शिकार है। और बात करने से और उसमें मदद लेने से मसले हल होते हैं। उसको दबाने से, छुपाने से, आंखें बंद कर लेने से मसले ठीक नहीं होते। और यही हमारा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ये चीज़ें अवॉइड करेंगे, हम कोई और रास्ता अपना लेंगे, हम दम और पीर फ़कीर और इस तरफ चले जाएंगे तो शायद ये मसले ठीक हो जाएं। और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं कि एक्चुअल जो नफ्सियात के मसले हैं जिनका ताल्लुक दिमाग से हैं, उनका विदाउट डाउट न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस से ताल्लुक होता है कई दफ़ा। और जब वो केमिकल इम्बैलेंस है तो करेक्शन दवाइयों से होती है, साइकोथेरेपी एडजंक्ट ट्रीटमेंट है जो ज़रूरी होती है साथ में। और ये कॉम्बिनेशन है जो कि मरीज़ को बेहतरी की तरफ ला सकता है। तो आई थिंक एजुकेशन अवेयरनेस के बगैर हम ये मसले को डील नहीं कर सकेंगे। और सोसाइटी स्ट्रेस में है विदाउट अ डाउट, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आई थिंक साइकाट्री से बढ़ के हैं। लेकिन आई थिंक विद इन फैमिलीज़, और अगर हम अपने अंदर देखते हैं, नेबर्स में देखते हैं, दोस्तों में देखते हैं, आसपास में देखते हैं, तो द वे वी डील विद आवर प्रॉब्लम्स, किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी छोटी परेशानियों को बड़ी परेशानियां बना लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखें कैसे हैं हमारे, लॉन्ग टर्म एप्रीहेंशंस हमारे कैसे हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कितनी ज़्यादा हैं। क्योंकि कहते हैं कई लोग कि भाई हम इतने पैसों पे तो काम नहीं करेंगे, मिनिमम इतनी सैलरी होनी चाहिए, या तो बात ये है कि आपको पहले अपने आप को मजबूत करना है, आपके स्किल्स को बेहतर बनाना है, अपने कैरियर पे तवज्जो देनी है, और फिर आप इमोशनली भी स्ट्रांग होंगे। क्योंकि जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, और किस तरह आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, उनके साथ कैसे डील करते हैं, आपकी इमोशनल रेजिलियंस कैसी है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं यासिर। क्योंकि ये आपको सिखाती हैं कि सोसाइटी में कैसे रहना है, दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। हर चीज़ खुद गर्जी नहीं होती कि पहले आप अपने लिए चीज़ कर रहे हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हैं तो आप फर्स्ट घुस रहे हैं, दूसरों का रास्ता नहीं दे रहे हैं। आपको ये एग्जांपल्स जगह जगह हर जगह नज़र आती है, चाहे वो आप ड्राइविंग करें, चाहे आप किसी से मार्केटिंग में जाके कम्युनिकेट करें, कुछ चीज़ ख़रीदें, कुछ सर्विस कराएं, यहाँ पे जाके फिर आपके ट्रस्ट के इश्यूज भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली। और वो फिर आपको सिखाते हैं कि इस सोसाइटी में कई दफ़ा बेईमानी होती है, जो चीज़ कही जाती है वो पूरी नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें दूसरी सोसाइटियों में नहीं होती इतनी। बिल्कुल ठीक है। और ये जब बेहतर होंगी तो आई थिंक वी विल फील मच मोर सिक्योर कि जहाँ हम जाके कोई काम कराने, अब एक काम आप कराने जाते हैं कहीं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि शायद वही काम को ठीक कराने के लिए आपको 3 या 4 दफ़ा और जाना पड़ता है। तो दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। प्लस आपके अंदर जो ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, किसी ना किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया होता है पैसों की खातिर। लेकिन इट्स ये घूम फिर के फिर आपके ऊपर भी आती है, फिर कोई दूसरा है जो ये काम आपके साथ करेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। तो हमें ये सोचना है लॉन्ग टर्म कि हम किस तरह से अपने आप को बेहतर बनाएं, दूसरों पे उंगलियां ना उठाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। और आई थिंक विद टाइम, आई थिंक हर एक अगर अपने आप पे काम करेगा तो इंशाल्लाह सोसाइटी बेहतर होगी, और अवेयरनेस के साथ साइकोलॉजिकल मसले भी बेहतर होने लगेंगे। वेरी राइट। अब मैं डॉक्टर साहब एक केस स्टडी की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है। एक जो क्वेश्चन भेजने वाले नाम तो उन्होंने नहीं मेंशन किया, बट उन्होंने समहाउ उस चीज़ को पॉइंट आउट किया है जो मैं ऑलरेडी एक पढ़ चुका हूँ कि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आखिर है क्या?
दूसरा ये कि एक केस के बारे में एक शख्स की मैं वो पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें ये लिखा था कि कोई बचपन में खुद इसका शिकार रहा तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ डेवलप हो गई कि वो चाहता है कि अब मैं हर बच्चे के साथ जो है ना उसको अब्यूज़ करूँ। ये चीज़ जो है, और वैसे बहुत सारे केसेस में यही चीज़ स्टडी शो करती है कि सामने आ रहा है। इस मसले को कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर किसी फैमिली में कोई अगर ऐसा शख्स है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसके बारे में आपको पता चल सकता है या पता चल जाता है उसके एक्शन से, उसके बात करने से कि उसका जो ये मेंटल स्टेट है वो किस जगह पर है। लेकिन लोग जानते बूझते ऐसी चीज़ों को, ऐसे पेशेंट्स को अपने सराउंडिंग में मौजूद है नज़रअंदाज करते हैं, फिर इवेंचुअली कोई इंसिडेंट होता है, फिर उन्हें ख्याल आता है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अगर किसी फैमिली में है वो हेजिटेंट होते हैं कि नहीं बता सकते कि बड़ा घर में या कोई छोटा इस तरह की उसकी इंटेंशंस हैं या से ये रिफ्लेक्ट होता है, कैसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर आएँ, कैसे उसको कन्विंस करूँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है जी। आई थिंक ये आप सही कह रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत बड़ा इशू है और इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। नफ्सियात के लेवल पे देखें तो जो परपिट्रेटर है जो कि ये कर रहा है एक्ट, वो हो सकता है कि विक्टिम रहा हो पहले। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इट बिकम्स अ चेन। एक तो ये, और आप सही कह रहे हैं कि फैमिली में ये आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता कि कौन रिस्की पर्सन है जो ये कर सकता है। राइट। वो उसको हाईलाइट करने की जगह, उस पर कोई ट्रीटमेंट लेने की जगह या ओपिनियन लेने की जगह उसको छुपाते हैं। जी। समझते हैं कि शर्मिंदगी है, अगर इस तरह की चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे तो ओपन होगा और ये बात फैलेगी और बाद में बड़ा रिस्क बन जाती है। एग्जैक्टली। तो ट्रीटमेंट इज़ डेफिनेटली अवेलेबल। अब ये देखना है कि ये पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया है जो इस तरह का बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर, या फिर ये किसी और साइकोपैथोलॉजी या बीमारी का हिस्सा है, इलनेस का, साइकेट्रिक की। लेकिन ट्रीटमेंट होगा तो ये चांसेस कम होंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि रिपोर्टिंग नहीं है इसकी इतनी जितनी होनी चाहिए, और रिपोर्टिंग हो भी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है लॉ आई थिंक जितनी होनी चाहिए। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी, लोगों के अंदर डर नहीं होगा, और डर और खौफ भी इम्पॉर्टेंट है। उन्हें पता है कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से बच के निकल जाएंगे, और बचने की ज़रूरत है। बाहर के कंट्रीज़ पे इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और इसमें कोई छूट नहीं है। और इसको प्रॉपर फिर फॉरेंसिक असेसमेंट भी करवाई जाती है, और उस पर अगर पेशेंट पर्सनालिटी रिलेटेड है और उसको अंदर इंसाइट थी और समझता था कि ये चीज़ गलत थी और गलत नहीं करनी चाहिए थी उससे, तो उस पर बेसिकली लीगल एक्शन भी लिया जाता है उसके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ों का ना होना जो है ना, इस चीज़ को बढ़ाता है, इनकरेज करता है, कम नहीं करता। तो ऐसे इंसिडेंट बाहर हुए हैं, मैंने खुद बहुत देखे हैं, असेस किए हैं, एवेल्यूएट किए हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स को लाइट लिया जाता है, इतना सीरियस नहीं लिया जाता। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। बहरहाल हमारे यहाँ तो बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर फिर बात होगी। एंजाइटी की इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, अब मैं ये नहीं समझ पाता, लोग बड़ी जल्दी हमारे यहाँ जैसे ही कोई थोड़ा सा डल फील कर रहा होता है, लथार्जिक फील कर रहा होता है, आप उससे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, तो वो कहेगा जी मेरा ब्लड प्रेशर डाउन है। इसी तरह अगर उसके साथ कोई नफ्सियात का मसला है ना, तो सबसे पहले वो कहता है जी एंजाइटी का शिकार हूँ, शायद इस वजह से ये हो रहा है। इसके लिए आपका जवाब क्या है? जैसे सारे पेशेंट लो ब्लड प्रेशर के नहीं होते, इस तरह सारे एंजाइटी का भी शिकार नहीं होते। वो कुछ चीज़ है जो इरिटेट कर रही होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हर वक्त आपके ऊपर सवार होती है, जो स्ट्रेस का बाइस बन रही होती है, और फिर उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और बाकी ये कि आप इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तौर पे कमेंट कर सकेंगे। क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं जो थ्रू सोशल मीडिया भी पहुँचते हैं। वो कहते हैं जी एंजाइटी का शिकार है, कोई दवा बता दें, कोई टेम्प्रेरी रिलीफ बता दें, क्या थेरेपी कोई ऐसी है जो उससे रिलीफ दे सकती है? ज़रा इसके बारे में बता दीजिए। इससे रिलेटेड एक और स्टेटमेंट भी है जो मैं सुनता हूँ आमतौर पे। पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमें अंदरूनी बुखार है। अच्छा, मैंने कहा यार चेक किया अभी तो कोई बुखार नहीं है। क्या नहीं है, अंदर अंदरूनी है है, और आप कोई ना कोई इस बुखार की अब दवाई दें जी। कि अंदर अंदर हमें जलन महसूस हो रही है, गर्मी महसूस होती है अचानक से। तो होता ये है कि एंजाइटी जो है ना, वो उसके बड़े सोमैटिक या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। राइट।
उनमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, गर्मी महसूस होती है, एंजाइटी के साथ पसीना ज़्यादा आता है, बेचैनी घबराहट होती है, साथ साथ लोगों को लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सर में दर्द एक और वो है। और फिर लोग जानते हैं कि जब सर में दर्द होता है तो कई दफ़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, एंड दैट्स ट्रू एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप पेशेंट आते हैं और क्लिनिक में मेरे हर पेशेंट के ब्लड प्रेशर चेक होता है, सेचुरेशन चेक, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक होती है, पल्स रेट चेक होता है, ग्लूकोमीटर से उनका शुगर टेस्ट होता है कि रैंडम आरबीएस क्या आ रहा है, तो उससे एक आइडिया आपको मिल जाता है कि हाँ वो कह ज़रूर रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर शायद बढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये नहीं है। और फिर आप ज़्यादा जब एवेल्यूएशन के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ वो परेशान है, फ्यूचर के बारे में एप्रीहेंसिव है, उसके अंदर ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। वो जब जाता है तो लोगों के सामने फेस करते हुए उसको प्रॉब्लम्स होती है, उसके पाँव कांपने लगते हैं, उसको चक्कर आने लगते हैं, वो डिजी फील करने लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आंखों से आंखें मिला के देख नहीं सकता है, और फिर वो सांस उसकी चढ़ने लगती है, कई दफ़ा शैलो ब्रीदिंग के साथ फिर पैनिक अटैक्स के होने का रिस्क बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं। जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, वो बहुत सी बीमारियों की तरफ इंडिकेट करना शुरू कर देती है उन पेशेंट के हवाले से। जब उसको कहता है हमें मैदे का मसला है, हमें अंदर पेट में कुछ चीज़ें घूम रही हैं, सर जलन हो रहा है, सर भारी हो रहा है, कंधे स्टिफ हो रहे हैं, ये मतलब पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है। लेकिन बात ये है कि जब आप प्रॉपर असेस करेंगे तो या तो डिप्रेशन होगा या क्रॉनिक एंजाइटी होगी, कोई ना कोई मिक्स्ड एंजाइटी या डिप्रेसिव इलनेस होगी, या फिर हो सकता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में पैनिक डिसऑर्डर, या फिर एगोराफोबिया या कोई और एंजाइटी की बीमारी हो सकती है। तो बात ये है कि फर्स्ट थिंग इज़ एवेल्यूएशन, और उसमें हम एक्सक्लूड हमेशा करते हैं कि कोई फिज़िकल पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। हमसे पहले ये खुद करके आ चुके होते हैं, शायद कई दफ़ा तो लाखों रुपए इन डिफरेंट अल्ट्रासाउंड्स और एडमिशन्स पे खर्चे करके, और फिर जो है ना आखिर में डॉक्टर के पास आते हैं नफ्सियात के, जबकि आना उनको पहले चाहिए था। एग्जैक्टली। एक तो पैसों की बचत होती है उनकी, दूसरा है कि इतने टाइम के अंदर ये बीमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, ट्रीटमेंट थोड़ा आसान हो जाता। जितना अरसा एंजाइटी रहती है उतना ज़्यादा उसको ट्रीट करना और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पहले इसका डायग्नोसिस ज़रूरी है, जैसे हर बीमारी के लिए डायग्नोसिस ज़रूरी है ना। तो इसी तरह आपको साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना आपने ज़रूरी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स किसी भी स्टेज के ऊपर हो सकते हैं, ज़ाहिर है वो चैलेंजेस पहले जो नहीं होते बाद में अगर फेस करने पड़ते हैं तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। तो इसके लिए थेरेपी ज़रूरी है। और बार बार जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये बात कही थी कि इसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में एक बड़ा अजीब सा एक सिलसिला है, और वेस्ट में भी था ये, अभी भी पाया जाता है कि आप अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो ये गुमान किया जाता है कि शायद आप पागलपन का शिकार हैं। तो हर बीमारी पागलपन नहीं होती, और उसका इलाज जो है वो मुमकिन है। और फिर बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो ये सारे प्रोसेस से होकर आए हैं, और जब ठीक हुए हैं तो बहुत बेहतर और बहुत प्रोडक्टिव हो गए हैं, अच्छे शहरी भी बन गए, या जिस जगह काम करते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना उन्होंने शुरू कर दिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको गो थ्रू करें यकीनन बेहतरी आपको महसूस होगी। क्वेश्चन रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस बहुत तेज़ी से आते जा रहा है कि एक शख्स के बारे में ये बताया गया क्वेश्चन के ज़रिए कि इज़ वेरी काम, वेरी हम्बल, बहुत अच्छा है, दिखने में सब कुछ है, वर्क प्लेस के ऊपर सीम्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट जब वो घर जाता है तो उसका एटीट्यूड ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाता है, वो वायलेंट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। क्या कहेंगे इसको, और ऐसे केसेस के बारे में क्या किया जाए? अब अगर वो हेड ऑफ द फैमिली है, उसको केस को लेकर आना, ये बड़ा फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, आपके पास ऐसे केसेस बहुत सारे आए। कल की एग्जांपल दूंगा। अगेन प्लीज। फर्स्ट टाइम पेशेंट आया था, यस। मदर और फादर लेकर आई थी, मैरिड पर्सन जो कि 35 का था। कल आया, मैंने पूछा वाइफ कहाँ है, कह रही वाइफ 6 महीने पहले छोड़ के चले गई, इसलिए कि वो ये बहुत एग्रेसिव हो जाता था, एजिटेटेड था। शादी को 4 साल हो गए, और 4 साल में 3 दफ़ा जा चुकी है, लेकिन इस दफ़ा सबसे लंबे पीरियड के लिए गई है, 6 महीने वापस आना नहीं चाहती। जब वो था मेरे मतलब वाइफ थी तो फिर वो काम कर रहा था, पहले वो शायद बाइक
किसी बाइक शॉप में काम कर रहा था, फिर क्लोथिंग जो गारमेंट की शॉप है उसमें काम कर रहा था। लेकिन जब वो चले गई वाइफ तो उसकी मोटिवेशन भी कम हुई। उसने कहा यार वाइफ भी चले गई है, अब क्या मैं काम करूँ, तो उस वक्त से अनएम्प्लॉयड है। और वन ऑफ द रीज़न इज़ कि वो इतना डिप्रेशन में था और मोटिवेशन नहीं थी, तो वो काम कर और कंसंट्रेशन के साथ उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, तो काम करने के काबिल भी नहीं था। तो ये तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी हज़ारों एग्जांपल्स हैं। और ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि वो सेम इंसान काम पे एग्रेसिव नहीं है, एजिटेटेड इतना नहीं है, हाँ भूल रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, याददाश्त के प्रॉब्लम आ रहे हैं, घबराहट बेचैनी ज़रूर है, लेकिन घर पे जाके एजिटेट हो जाता है, लड़ता है, गुस्सा करता है। उसकी वजह है, जब पेशेंट मेरा जो हाइपोथेसिस इस केस में है वो ये है कि वो पहले से ही थोड़ा डिप्रेशन का शिकार था, शादी से पहले ही प्री मेच्योर डिसीजन लिया गया शादी का। ये नहीं कि एज के हवाले से मैं प्री मेच्योर कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेंटली इतना स्टेबल नहीं था। तो वो जब शादी हुई तो जिम्मेदारियां बढ़ी, जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो वाइफ भी तो कहेगी कि कुछ कमा के घर लाओ, एग्जैक्टली खर्चे हैं, ग्रॉसरीज हैं, ये बिल देने हैं, वो बिल देने हैं। जब वो उसे पूरा नहीं कर पाएगा तो घर पे झगड़े होंगे, बिल्कुल ठीक है। बीवी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मुझे कुछ खरीदना है या अपने लिए चाहिए कुछ। तो जब तक माँ बाप थे तो मेरे ख्याल में बात दबी हुई थी। जी। अगर वो उतना एफर्ट नहीं कर पा रहा था लाइफ में तो माँ बाप ने कहा चलो कोई बात नहीं, गुजारा हो रहा है, होने दो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जहाँ वो चेंज आया लाइफ में उसके बाद ही वो कह रहे हैं ये असल में मसला ही शादी के बाद शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था। जबकि मैं समझता हूँ मसला उससे पहले भी था। अच्छा, ज़्यादातर मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो अगर कोई पहले अगर किसी मसले में है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है, तो ये एक मिसाल दी जाती है इसकी शादी कर दो ये ठीक हो जाएगा। मैं भी यही कहने अगेन वाला था, एग्जैक्टली। मैं बड़ा सोचने पे तो मजबूर ये हूँ कि तो हमारी मेरे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह यही है। हर चौथा पेशेंट यही करता है। अगर वो सिंगल है और अभी उसकी बीमारी शुरू हुई है, 2-3 साल हुए हैं, और बड़ी बड़ी बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया और एपिलेप्सी और फिट्स और सीजर्स, वो कहते हैं इसकी शादी कर देंगे मसला ठीक हो जाएगा। जबकि ये मसले और ख़राब हो जाते हैं। ये शादी बड़ी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। और मैं ये नहीं कहता कि अगर आप नफ्सियात के मरीज़ हैं तो आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन ये इसमें आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर फैमिली को ये देखने की ज़रूरत है कि पेशेंट स्टेबल है, दवाइयाँ ले रहा है, ये इलाज करा रहा है, अब बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, काम पे जा रहा है, कमा सकता है तो फिर आगे चांसेस हैं कि उसकी शादी कामयाब होगी। अगर वो ये सोच के कर लें कि यार वो अभी नहीं, बाद में जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो कर लेगा, तो फिर मसला ख़राब है। एग्जैक्टली इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाए कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। और भी बहुत सारे मामलात हैं जिस पर हम डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। ब्रेक एक छोटी सी यहाँ पर मैंने लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और जो आपके क्वेश्चंस हमें मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन जारी थी। डॉक्टर शफीक यासीन यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे जो नफ्सियात के हवाले से जो मसाइल हैं, जिस किस्म के केसेस सामने आ रहे हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब जैसे भी बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो यंग जनरेशन है इसके साथ जो कुछ हो रहा है, स्ट्रेस को हैंडल ना कर पाना, फिर ड्रग की तरफ चले जाना, ड्रग्स की तरफ जाके ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले जाना, ये सारी चीज़ें अब पहले ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई हैं पहले के मुकाबले में। इसके लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, फिर मैं ये समझता हूँ कि एक फ़ैमिली की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ज़्यादातर केसेस में जो अब तक मैंने स्टडी किया उसमें ये सामने आया है कि वो हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, कहते हैं ठीक है। जैसे इससे पहले बात हो चुकी है कि बच्चा है अगर हाइपर एग्रेसिव है, ठीक है बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, और फिर इवेंचुअली यही होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो कहा जाता है शादी होगी तो ठीक हो जाएगा, और फिर एंड रिज़ल्ट बड़ा भयानक होता है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए, कहाँ से सिलसिला शुरू किया हो जाए? अगेन इतना मेच्योर होने के बाद जब क्रॉनिक हो जाता है, क्या ये क्योरेबल है? आपको लगता है कि वो साल 6 महीने के अंदर जो है वो ठीक हो जाएगा? फिर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास आते ही कि जी हमारे पास दिसंबर तक का टाइम है, आप इसको ठीक कर दें, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़
LIB, क्या किया जाए ऐसी सूरत में? ये तो बड़ा ही मुश्किल इशू है यहाँ से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पेशेंट की मोटिवेशन है, मैं समझता हूँ। जो नशा कर रहा है ना, और वो अगर वाकई छोड़ना चाहता है, तो देन द प्रोग्नोसिस इज़ गुड, क्योंकि देखें प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डिटॉक्स अवेलेबल है, जो विड्रॉल्स या जो फिज़िकल डिपेंडेंस होती है, एडिक्शन होती है, उससे गुजरना, उसका जो पेन है उससे गुजरना, वो सारा प्रोसेस हल किया जा सकता है। उनको उसको मोटिवेट ट्राई किया जा सकता है, उसको एजुकेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस मसले से दूर रहने के लिए। और फिर विदाउट ड्रग्स वो रह सकता है, लेकिन फिर वापस वो ये अगर ड्रग लेना शुरू कर दे, तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर वो मोटिवेशन नहीं थी। और चलो एक दफ़ा गलती हो सकती है, कोई इंसान गलती से स्लिप हो सकता है, अभी इन्वायरमेंट में चला गया, दोस्त ने एक आध दफ़ा ऑफ़र की और उससे गलती हो गई, वहाँ ये ऐसे केसेस होते हैं। और फिर आते हैं बताते हैं, अगर ऑनेस्टली बताते हैं और उसको डील करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम गलती हो गई और उसको एज ए गलती ही समझा जाए और उसको वापस से ट्रीट किया जाए, और फिर मसला और फिर इजीली ट्रीट भी हो जाता है अगर फ़ौरन आता है पर्सन। लेकिन वो छुपाता है, छुप के जाता है, मिलता है, और फिर उसी पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, और इट्स अ स्लाइडिंग स्लोप। आप छोटे नशे शुरू करते हैं सिगरेट वगैरह से, फिर चर्च पे आते हैं, चर्च से आते आते फिर आप दूसरा आइस क्रिस्टल, और फिर आप आते थे हीरोइन और अफीम, सब चीज़ों पे बढ़ते चले आते हैं, और ओरल स्निफिंग से लेके फिर इंजेक्टेबल्स। तो ये सारा प्रोसेस है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ख़तरा भी बढ़ता चला जाता है कि उसको वही केक और वही बस कम क्वांटिटी में नहीं मिलता, उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंट नशा चाहिए होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में नशा चाहिए होता है, और रिस्क फिज़िकल रिस्क भी बढ़ जाता है और साइकोलॉजिकल रिस्क भी बढ़ जाता है। फिर इसमें पागलपन का रिस्क भी होता है कि इंसान को ऐसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, दिमाग में ऐसे डिल्यूजन्स या सोचें आने लगती हैं कि लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मुझे मार देंगे, इस तरह की उल्टी सीधी सब, जो कि ड्रग इंड्यूस साइकोसिस का हिस्सा होती है। तो बात आप ये कर रहे थे कि पहले कैसे था और अब कैसा है, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है और पेशेंट की क्या जिम्मेदारी है। असल में वक्त बड़ा चेंज हो गया है यासिर, वक्त पिछले 15-20 सालों में जो चेंजेस आए हैं पूरी दुनिया में, जी। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, स्मार्टफोन्स आए हैं, जिस तरह से सोशल नेटवर्किंग चेंज हुई है, जिस तरह से पेरेंट्स को काम करना पड़ रहा है ज़्यादा, माँ को भी काम करना पड़ रहा है शायद, बच्चों के लिए उनके पास टाइम इतना नहीं रहा है। स्कूलिंग में भी ये हुआ कि महंगे महंगे स्कूल आ गए हैं। पहले हम लोग यंग थे तो गिने चुने स्कूल्स होते थे और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते थे। अब तो ये कि ब्रांड्स हैं डिफरेंट स्कूल्स के, और जितने महंगे ब्रांड्स हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स भी ज़्यादा होती है, इसलिए कि ड्रग डीलर्स को भी पता है कि अफोर्डेबिलिटी कहाँ है, वो कौन सी जगहें हैं जहाँ के बच्चे ड्रग्स को अफोर्ड कर सकेंगे। तो वो भी उन्हीं एरियाज़ को और स्कूलों को टारगेट भी करते हैं। वल्नरेबल बच्चों पे ज़्यादा काम किया जाता है, जहाँ पे उनको पता है कि इनके माँ बाप तो काम पे बिज़ी हैं, इतना टेंशन नहीं दे पा रहे हैं। उन दोस्तों से उनको इंटरेक्ट करके किसी तरह कन्विंस करना कि हाँ तुम्हें 1-2 दफ़ा तो ट्राई करो, मज़ा आएगा। अंदर अंदर डिप्रेशन को वैसे ही होता है, लोनलीनेस का, कि शायद हमें अटेंशन घर से इतनी नहीं मिल रही है। तो फिर ये वो एरियाज़ हैं जिस पे आई थिंक रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ और अल्कोहल अब्यूज़ दोनों बढ़ जाते हैं। अगर पेरेंट्स सही नज़र रखें और अच्छी तरबियत घर से हो और उनको प्रॉपर अटेंशन भी मिले, रोज़ पूछा जाए कि भाई आपने क्या स्कूल में किया, किस दोस्त से मिले, इस पे नज़र है कि कौन से दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये इन्वायरमेंट जो है वो कंट्रोल्ड हो थोड़ा, और स्क्रीनिंग टाइम थोड़ा कंट्रोल्ड हो, और क्या वो देख रहे हैं इन सोशल मीडिया पे, किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर चांसेस बेहतर हैं कि शायद ड्रग्स इतनी ना कॉमन हो, मैं समझता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू नाइटमेयर्स बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने कहा ज़रा इसके ऊपर भी बात कर ली जाए। खातून ने कहा कि वो नाइटमेयर्स जो है वो आ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ऑल राइट इन माई लाइफ, बट ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगेन फिर दिमाग उस तरफ चला जाता है एक अच्छे भले सेंसिबल आदमी का भी, कि किसी ने कुछ ना करवा दिया हो या मेरे पीछे कोई चीज़ लगी हुई है।
अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करना उसने शुरू कर दी है कि अब सोने का फेयर कि अगर मैं सोने जाऊंगा या जाऊंगी तो ऐसा ना हो कि फिर नाइटमेयर आए और अगेन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए? जी प्लीज़। देखिए, नाइटमेयर के पीछे बहुत से पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो एक नाइटमेयर का मतलब है कि आप आरईएम स्लीप में हैं, रैपिड आई मूवमेंट जिसमें ड्रीम्स आते हैं। अब ड्रीम्स तो हर एक को आते हैं, आपको भी आएंगे, मुझे भी आएंगे, और ज़रूरी नहीं कि याद रहें, लेकिन हम हर रात जब सोते हैं 4 से 6 दफ़ा उस स्टेज से गुजरते हैं कि ड्रीम आए। ठीक है। अब ड्रीम के बुरे आने के चांसेस ज़्यादातर केसेस में उस वक्त होते हैं जब या तो एक्सपीरियंस पास में बुरा हो, कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो, या फिर आप एंजाइटी से गुजर रहे हो, कोई एप्रीहेंशंस हो फ्यूचर के बारे में। अच्छा, एंजाइटी के साथ ये भी होता है कि जब एंजाइटी होती है तो फियर बहुत तरह के होते हैं। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल होता है, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी कि मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, या ऐसी जगह पे जाना जहाँ हजूम हो या लोग ज़्यादा हों। ये जो एज आती है, जब टीन एज से लेके अर्ली 20s में, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। फिर दोस्तों का छोड़ देना, या फिर किसी न किसी से अगर कोई अटैचमेंट है और ब्रेकअप्स हैं तो उसमें भी एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। बुरे ख्वाब आने के लिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होती है। अगर कोई कह रहा है कि कोई भी रीज़न नहीं है, उसको बुरे ख्वाब आ रहे हैं, दैट्स, तो उसका मैं देखे बगैर पेशेंट को एक अजम्पशन है कि हो सकता है कि अंडरलाइंग कोई ऐसी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो जिसका उसको खुद अंदाज़ा नहीं हो, कॉन्शियस लेवल पे नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पे। एग्जैक्टली। और वो देखना ज़रूरी है कि क्या वो चीज़ है जो उसको अंदर अंदर परेशान कर रही है, जो नाइटमेयर की सूरत में रात को प्रेजेंट हो रही है। अगर ये फ्रीक्वेंट नाइटमेयर, अगर वंस ऑफ है, कभी कभी आ रहा है, तो फिर तो अंडरस्टैंडेबल है। आपने एक मूवी देख ली और उसका कोई ना कोई ऐसा हिस्सा आपके दिमाग में आ गया और नाइटमेयर की सूरत में आपको नज़र आ गया। लेकिन फ्रीक्वेंट होने का मतलब है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कुछ ना कुछ है जिसको सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉल हो रहा है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और वो इवेंचुअली वही तब होता है जब आप सोने के लिए जाते हैं, तब वो चीज़ जो है वो रिकॉल ज़्यादा होने लगती है। तो ये वजह हो सकती है। अगेन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, और अगर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो इससे अच्छी और बात नहीं होगी। फिर आपका देखने का, चीज़ों को समझने का तरीका भी अक्सर जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगा। यही वजह है। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है रिसेंट टाइम्स में, वो ये नेगेटिविटी क्योंकि सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसका भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। मैं डॉक्टर साहब से ही चलें इसके बारे में बात करता हूँ कि जिस जगह मैं रहता हूँ, जहाँ पर इस तरह के लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, या बहुत सारे इस तरह के ऐसे लोग होते हैं, तो फिर वो जहन उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। हमें बाहर ये सिखाया जाता था कि इन्वायरमेंट का इसमें बड़ा हाथ होता है। अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे, अच्छे लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, तो फिर पॉजिटिविटी जो है वो डेवलप होती है। ये सारी चीज़ें सो कनेक्टेड हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बात हो। हम लोग खुद भी ऐसे लोगों को सीख करते हैं, ऐसी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर। अगर मैं यहाँ बैठकर अगर इस तरह का प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो ज़्यादा लोगों को पसंद ना आए, लेकिन अगर मैं कोई वायलेंस के ऊपर अगर बात करना शुरू कर दूंगा, या इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक अगर डिस्कस करूँगा, उस तरह की फुटेजेस दिखाना शुरू करूँगा, वो डेफिनेटली लोगों के अंदर उसको ज़्यादा पजीराई मिलेगी, उसको लोग देखेंगे। कुछ इसके ऊपर चैनल्स बाकायदा काम करते हैं। अब मैं बड़ा ओपनली बताता हूँ कि उनको ये पता होता है कि आपकी नीड क्या है, वो कौन सी चीज़ है जो आपको मुतवज्जे कर सकती है। आप उस चैनल को देर तक बैठ के देख सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें आती हैं। इसी सबसे पहले जो आता है वो वायलेंस आता है। जब आपको दिखाया जाएगा, आप उसको बैठ के देखेंगे, चाहे आप कितने भी आम काम में मसरूफ़ हों, ज़रूरी काम कर रहे हैं। उसके अलावा फिर इस तरह और भी रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको मेंशन नहीं कर सकता, अगेन उसके ऊपर आप रिसर्च करें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, तो दिखाया जाता है ताकि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, और फिर वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है आपकी पर्सनालिटी से, और वो आपको रियल लाइफ में चीज़ें नज़र आना चाहिए। जी, वो मैं ड्रामों का अक्सर मैं बताता हूँ ना, जो ECT की ट्रीटमेंट है ना, सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं ना, तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, व्हील चेयर पर वो जा रहा होता है, और पहले ही जैसे वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ऐसे एक डिवाइस होती है उसके पास, उसको यूँ झटके देना शुरू कर देता है, उसके यहाँ पर जो है वो लगे होता है। जी डॉक्टर साहब, आप भी ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रा बताएं ताकि मैं लोगों को समझा सकूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही। और देखिए, मैं ECT के खिलाफ नहीं हूँ। राइट मैं राइट। पहले भी शायद ये बात कह जी जी चुका हूँ। ये जी। जो कहते हैं ना इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, इसके लिए अगर प्रॉपर मशीन हो और प्रॉपर तरीके से दी जाए, इट्स ए स्टिमुलस इन ब्रेन। जी।
मैं डायरेक्टर रहा हूँ 8 साल ऑस्ट्रेलिया में, और मैंने पढ़ाया लोगों को ECT के बारे में, तो मैं क्यों इसके खिलाफ हूँगा। लेकिन आप वो एक्चुअली इनअप्रोप्रिएट और पुरानी किस्म की मशीनें यूज़ कर रहे हैं जो कि ऐसे इतना हाई स्टिमुलस दे रहे हैं या नुकसान पहुँचा रहे हैं ब्रेन को, तो फिर वो सही नहीं है। तो प्रॉपर ECT मशीन्स जो है ना वो अराउंड $70,000-80,000 की एक प्रॉपर मशीन आती है। इसी तरह TMS है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, कि फिज़िकल ट्रीटमेंट में और भी अब मॉडिफिकेशन बहुत आई है पिछले 10-15 सालों में, जिसका मैंने कोर्स सिडनी में लास्ट किया था 2015 में, आज से 9 साल पहले की बात है। तो वो अब यहाँ पर यूज़ होनी शुरू हुई हैं कुछ इंस्टीट्यूट में। तो उसमें मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू ब्रेन में स्टिमुलेशन दे सकते हैं। तो मैं इनके खिलाफ कतई नहीं हूँ, लेकिन बात यह कि अगर आप इनएडिक्वेट और ऐसी मशीनें यूज़ करें जो कि सब स्टैंडर्ड हों और उसका रिज़ल्ट सही नहीं आए तो फिर वो आपको डैमेज ज़्यादा देगी, याददाश्त को उड़ा सकती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो डेफिनेटली, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी पे अफेक्ट कर सकती है। तो मैं अभी फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं हूँ कि बहुत महंगी मशीनें अफोर्ड करूँ, और अफोर्ड कर भी ले अगर किसी तरह से, तो पब्लिक उसको पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। ईच ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और देयर आर सो मेनी अदर वेज। डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। आप तो मसला है कि साइकियाट्री की हिस्ट्री देखें ना, अगर यासिर, तो इतनी पुरानी नहीं है। आज से सिर्फ तकरीबन 70-80 साल पहले, 90 साल पहले कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, बर्फ़ के पानी में सुबह सुबह नहलाया जाता था पेशेंट को। फिर एक और ट्रीटमेंट निकाला था कि इंसुलिन कोमा थेरेपी, उसमें इंसुलिन देते थे इस लेवल पे कि वो कोमा में चले जाता था पेशेंट, और कोमा से निकालते थे तो कहते थे कि अब ये नफ्सियाती तौर पे बेहतर होगा। ये ट्रीटमेंट भी कोई इतना कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने डिफरेंट रिसर्च की, डिफरेंट तरीके आजमाने की कोशिश की। 1940s 50s 60s की बात कर रहा हूँ। फिर मैं आते आते फिर वो ECT पे आए, और ECT के उस ज़माने में बहुत ही ब्रूटल वे में ECT दी जाती थी, और वो ज़माना गुजर गया फिर, और फिर वो ज़माना वेस्ट में तो गुजर गया, ईस्ट में फिर कंटिन्यू रहा काफ़ी अर्से तक, और अब यहाँ पे भी समझा जाता है कि वो ट्रीटमेंट रेडिकल है और सही नहीं है। तो अब बात ये कि हम फ्यूचर की तरफ जो देख रहे हैं, और फ्यूचर की तरफ जो एक्चुअल है वो दवाइयाँ प्रॉपर जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, साइकोथेरेपी है, और एक चीज़ जो आएगी फ्यूचर में वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, कि जीन्स को आप कैसे मॉडिफाई करेंगे कि ये बीमारियाँ जीन्स में मॉडिफिकेशन के साथ बीमारियाँ ठीक हो जाएं, चाहे वो शुगर रिलेटेड हो, डायबिटीज़ रिलेटेड या दूसरी बीमारियाँ। तो उस पर काम हो रहा है मेरे ख्याल में, लेकिन ये कब हमें इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, जब वो प्रैक्टिकल क्लिनिकल लेवल पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, वो अभी टाइम है बहुत। ठीक है। लेकिन इट्स प्रॉमिसिंग कि एटलीस्ट डेवलपमेंट हो रही है, आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं। और मेरा कहना यही है कि लोग उन जगहों पे जाएं जहाँ एजुकेटेड पढ़े लिखे डॉक्टर्स हों, जो आगे की रिसर्च को देखते हुए अपने ट्रीटमेंट दे रहे हों। देखें, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। इस वक्त जो चीज़ हम समझते हैं परफेक्ट है, फ्यूचर में हो सकता है कि वो उसके खिलाफ कोई ना कोई आर्टिकल आ जाए कि भाई शायद ये ट्रीटमेंट से बेहतर अब आ गया है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं, रिसर्च बेस्ड हैं, जिसके नुकसानात सबसे कम हैं, उसको इस्तेमाल करना ही सही तरीका है इलाज का। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, ये असेसमेंट का आपका क्या तरीक़ाकार है? क्या आप कोई क्वेश्चनर देते हैं या क्या असेस करते हैं? पहली कोशिश क्या होती है, और सबके लिए क्या एक ही तरीका होता है? हमारे यहाँ तो असल में हर पेशेंट को एक ही तरह डील किया जाता है। आप क्या समझते हैं असेसमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले एनालाइज कैसे किया जाए कि इसके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे में बता दें ताकि लोगों को थोड़ा पता चले कि हमारे यहाँ तो असेसमेंट का एक ही तरीका होता है। 2-4 क्वेश्चंस हैं, वो एक स्क्रिप्ट होता है, उसके अंदर से वो पढ़ते हैं, अगर उनके मुताबिक होता है तो वो कहते हैं ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर बीमारी। आप कैसे असेस कर रहे हैं प्लीज़? देखिए, पहली दफ़ा अगर पेशेंट आ रहा है तो उसके 2 लेवल्स तो आप पहले देखते हैं कि आप क्रॉस सेक्शनल असेसमेंट करते हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट करते हैं। उसका क्या आसान लफ्ज़ों में कि इस वक्त आप बैठे हैं, आप मुझे जो बता रहे हैं और ये भी कि जो सिम्टम्स हैं जो अभी इस वक्त आप उससे गुजर रहे हैं,
और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है आपके चेहरे को देखते हुए और आपके बिहेवियर को देखते हुए, आपकी आंखों को देखते हुए, आपके हैंड मूवमेंट को देखते हुए कि वो क्या है, कि वो वाकई एनजाइटी में नज़र आ रहा है, गुस्से में नज़र आ रहा है, प्रीऑक्यूपाइड है कि इधर उधर उसकी सोचें कहीं और हैं, दिमाग नहीं मेरे साथ, मतलब मैं उससे बातें कर रहा हूँ लेकिन दिमाग कहीं और है, या अचानक से कहीं देख रहा है कि भाई कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, या अचानक से गुस्से में खड़ा हो गया। तो वो बिहेवियर आपको उसका उसके सिम्टम्स बहुत कुछ बताते हैं। पहली चीज़ तो ये। फिर एक लॉन्गिट्यूडनल असेसमेंट होता है, अगर पेशेंट जवाब दे सके तो सही, वरना उसकी फैमिली काफ़ी बता देती हैं कि भाई बचपन से वो कैसा था, उसका टेम्परामेंट कैसा था, कोई पास्ट में अब्यूज़ तो नहीं था, बचपन से जब बड़ा हुआ तो किस तरह की उसकी स्कूलिंग गुजरी है, उसके माँ बाप में कहीं ऐसा नहीं हो कि डेथ हुई हो, किसी सिबलिंग की डेथ हुई हो, कोई उसने ऐसी ट्रॉमेटिक इवेंट्स से वो गुजरा हो, आगे चल के कोई सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग का इस्तेमाल तो नहीं किया, और कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम से तो नहीं गुजरा, सर पे कोई चोट तो नहीं लगी, कोई सीजर फिट्स, कोई और भी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसका ताल्लुक नफ्सियात से हो सकता है। तो बहुत से, और उसमें फिर फैमिली हिस्ट्री आप लेते हैं कि फैमिली में किसी कोई बीमारी थी कि नहीं थी। तो आप उसकी अर्ली डेवलपमेंट से लेके, पास्ट उसकी हिस्ट्री से लेके, उसकी फैमिली हिस्ट्री से लेके, उसकी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी को समझते हुए कि उसकी पास्ट की पर्सनैलिटी और अभी की पर्सनैलिटी में कितना फ़र्क है और क्यों ये फ़र्क आया है, फिर उसकी रिलेशनशिप, उसके काम, उसके एनवायरनमेंट, उसके अराउंड जो फैक्टर्स हैं, स्ट्रेसर्स हैं, वो एक्सप्लोर करते हुए, फिर उसकी इंसाइट्स देखते हुए ये देखना कि वो उसकी जजमेंट कैसी है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, उसकी कॉग्निशन कैसी है, उसकी मेमोरी कैसी है, अटेंशन कंसंट्रेशन कैसी है, वो सही फैसले कर सकता है कि नहीं कर सकता, रिस्क असेसमेंट जिसमें वो सुसाइडल है कि नहीं है, होमोसाइडल है कि नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, एग्रेसिव हो सकता है। ये चीज़ें मालूम करके, और ऐसे बहुत सी और भी हैं। अब मैं किसी को साइकेट्रिस्ट यहाँ नहीं बना रहा, लेकिन मैं शॉर्ट वे में बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये असेस करना है कि क्या ये पेशेंट, पहली नंबर 1 एक इसको बीमारी है, नंबर 2 बीमारी की सिवियरिटी कितनी है, बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 क्या ये एज एन आउट पेशेंट ठीक हो सकता है कि या उसे दाखिले की ज़रूरत है, और नंबर 4 क्या पेशेंट भी चाहता है कि वो ठीक हो। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि तो उसमें विल होना ज़रूरी है ज़रूरी है। पेशेंट की। एग्जैक्टली, वरना बहुत मुश्किल यकीनन होता है। डेफिनेटली बहुत सारे केसेस पे बड़ा वर्क करना पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली ये होता है कि वो खुद से राज़ी नहीं होता, और कुछ यकीनन ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि इससे बाहर आएँ, उनको मेरे ख्याल में ज़्यादा ठीक करना ज़्यादा आसान होता होगा बनिस्बत उनके कि जो नहीं है कि बिल्कुल। हमको ठीक होना है या बेहतर होना है। जी डॉक्टर। और फिर एक आप प्रोविजनल डायग्नोसिस ज़रूर बनाते हैं फर्स्ट टाइम में, और तकरीबन फर्स्ट प्रोविजनल डायग्नोसिस आपका गलत नहीं होता। लेकिन फिर ये कि दूसरी तीसरी दफ़ा जब मुलाकात होती है तो वो चीज़ें जो आप पहली मुलाकात पे एक्सप्लोर नहीं कर सकें वो आप करते हैं। कुछ चीज़ें और आपको पता चलती हैं, दवाइयों के रिज़ल्ट्स आपको पता चलते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट आपने लिखे होते हैं उसको लेके आते हैं पेशेंट्स, तो उससे कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि ब्लड्स में या फिर जिस ऑर्गन्स में कोई ना कोई ऐसा मसला ना हो। थायराइड टेस्ट वगैरह हैं जिसका ताल्लुक एंजाइटी या डिप्रेशन से हो सकता है। तो सेकंड असेसमेंट पे भी कई चीज़ें समझ में आती हैं। और फिर यही मैं लोगों को समझाता हूँ, देखिए आपकी एक प्रॉपर असेसमेंट इज़ नॉट जस्ट वन असेसमेंट, इट कैन टेक 2-3 असेसमेंट्स। हमारे यहाँ ये भी बहुत कॉमन है कि एक दफ़ा आके डॉक्टर के पास और प्रिस्क्रिप्शन लिखा के फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर जी। वापस नहीं आते, वो नाउमीद हो जाते हैं, फिर किसी और डॉक्टर के पास चले आते हैं। और ये जो है ना उनका अपना नुकसान है। मैं उनसे यही कहता हूँ, अगर कोई किसी को दिखा के आया होता है मेरे पास और उसने एक ही दफ़ा दिखाया होता है, मैंने कहा आप मेरे पास क्यों आए, उसको चांस तो एग्जैक्टली। देते आप। अगर फिर या तो फिर ये चीज़ आप मेरे साथ भी करेंगे। एग्जैक्टली, ये भी एक चक्कर है हमारे यहाँ। एक प्रॉब्लम ये होता है कि पहले ही आप जो आपका विज़िट होता है उसमें आपको कंप्लीट एनालिसिस भी चाहिए, आपको उसमें रेमेडी भी चाहिए, आपको सही चीज़ें उसमें बता दी जाए, यानी कि सब एक ही उसमें बता दिया जाए। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि जो मेडिकल से रिलेटेड और दीगर फील्ड्स में जो कुछ हुआ लोगों के साथ, उनके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हमें बार बार बुलाया जा रहा है ना, तो उसके पीछे कोई मॉनेटरी ऐसा वो है बेनिफिट कि है। अपने बेनिफिट के लिए बार बार रिकॉल कर रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मामला सेंसिटिव है, याद रखिए, क्योंकि ये आपका इसका ताल्लुक आपके दिमाग से है। वो यू नेवर नो कि हो सकता है, बहुत चांसेस ऐसे हो दिमाग के अंदर ही कुछ ऐसा हो, कोई बहुत जगह ऐसा होता है कि कोई सिस्ट बन जाती है, कोई ट्यूमर सा एक बन जाता है जिसकी वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, वो ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो पहले उसमें तो ज़ाहिर है कि चीज़ नहीं पता चल सकती, फिर उसके लिए टेस्ट होते हैं। थोड़ा सा इसमें जो है ना वो सब्र से काम लेने की ज़रूरत होती है।
वो किसी भी काम में वैसे तो ज़रूरी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही होता है डॉक्टर साहब कि ये कितना टाइम इसमें लगेगा, आप हमें इसके बारे में बताएं ताकि हम उसके बाद फैसला कर सकें। तो कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। यू आर राइट, लेकिन अगर प्रॉब्लम छोटी है जैसे एनजाइटी है या Exactly. माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है या फिर सपोज सोशल फोबिया है या एगोराफोबिया है, ओसीडी है, अब डिपेंड करता है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, हो सकता है कि हमें रिजल्ट्स 3 से 6 हफ्ते में नज़र आना शुरू हो जाए। हम एक टाइम फ्रेम दें कि 4 to 6 मंथ्स में हम एक राइट लेवल्स पे आ सकते हैं, और ओवर अ ईयर टू 1.5 ईयर एक कोर्स है जिसको आपको कंप्लीट करना है। दैट्स वन। लेकिन अगर प्रॉब्लम सीवियर है और रिकरेंट है और होती रही है बहुत अरसे से, तो फिर चांसेस दवाइयों के लेने के 3 से 5 साल भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम डायग्नोसिस टू डायग्नोसिस, पेशेंट पेशेंट वेरी करती है। एग्जैक्टली। ऑलराइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप आए। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, नफ्सियात से जुड़े जो मामला हैं समझने का मौका मिलता है, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अब समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे पेशेंट को लेकर आना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके जो और दीगर सवाल आते हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम में आपके सामने आएंगे तो ज़रूर उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इजाज़त लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।